कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई काजू का पेड़। धर्मपुर नाम के गांव में सुहास नाम का एक आदमी रहा करता था। वो खेत में काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। सुहास के पत्नी का नाम था शांता और लड़के का नाम था राहुल। राहुल एक 10 साल का लड़का था। वो स्कूल में जाया करता था। उसे खेलकूद बड़ी अच्छी लगती थी। वो स्कूल हो जाने के बाद अपने खेत में चला जाता था। उसे खेतों में जाकर खेलने में बड़ा मजा आता था। एक दिन सुहास कुछ काम होने के कारण दूसरे गांव चला जाता है। उस दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ खेत में पतंग उड़ा रहा था। उनका पतंग उड़कर काजू के पेड़ में अटक गया और राहुल और एक लड़का पेड़ पर चढ़कर पतंग निकालने की कोशिश करने लगे, मगर पतंग निकालते समय राहुल का पैर फिसल जाता है और राहुल पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट आ जाती है। तभी आसपास के खेत के लोग जमा होते हैं और राहुल को उठाकर अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तभी राहुल के घर पे कुछ बच्चे जाकर शांता को सारी बात बता देते हैं। शांता जल्दी जल्दी में अस्पताल चली जाती है। तभी शांता, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे राहुल को? राहुल के सर पर गहरी चोट आने की वजह से उसका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? हाँ, जल्दी फैसला लीजिए। ये अभी आ जाएंगे डॉक्टर, मैं आपको बताती हूँ। जी। थोड़ी देर बाद सुहास घर पर आ जाता है। उसे घर पर कोई ना दिखने के कारण वो चिंतित हो जाता है। सुहास पड़ोसियों से पूछता है, अरे रामलाल, शांता और राहुल कहाँ चले गए? कुछ बता के गए हैं क्या? अरे भाई सुहास, तुम्हारा बेटा आज खेत में खेलते समय पेड़ से गिर गया और उसके सर पर गहरी चोट आई है। तुम जल्दी अस्पताल में जाओ, भाभी भी वही है। तुम जल्दी अस्पताल जाओ भाई। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। सुहास अस्पताल चला जाता है। वहां जाकर शांता को देखकर उससे पूछता है कि शांता, राहुल कहाँ है और कैसा है राहुल? शांता सुहास को देखकर जोर जोर से रोने लगी। शांता, क्या हुआ है? मुझे जल्दी बताओ। हमारे राहुल को ऑपरेशन करवाना है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। सुहास डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे राहुल को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, राहुल के सर पर गहरी चोट आने के कारण हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा? खर्चा 2 लाख तक आएगा और जितने जल्दी ऑपरेशन होगा उतना ही अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। जी ठीक है। सुहास अब मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं अब मैं? कुछ सोचकर वो अपने गांव के साहूकार के पास चला जाता है और साहूकार शरद सिंह से, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कहो सुहास, क्या काम था? शरद सिंह जी, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मेरे बेटे का ऑपरेशन करना है, कृपया मुझे पैसे दे दो। जी लेकर जाओ, तुम्हें सिर्फ अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। सुहास मन में सोचकर घर चला जाता है और अपने जमीन के कागज लेकर शरद सिंह के पास आ जाता है। तभी सुहास, शरद सिंह जी, ये लीजिए मेरे जमीन के कागजात। मुझे अब तो पैसे मिल सकते हैं ना? हाँ हाँ सुहास, अभी लेकर आता हूँ। शरद सिंह घर में जाकर 2 लाख रुपए लेकर आता है और सुहास के हाथ में रख देता है। तभी सुहास उसे धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। अब सुहास जल्दी जल्दी में अस्पताल जाकर अस्पताल में पैसे जमा करवा देता है और बाहर शांता के पास बैठ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर राहुल का ऑपरेशन करके बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर, कैसा है राहुल? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब राहुल खतरे के बाहर है। थोड़े ही दिनों में आप राहुल को घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर सुहास शांता राहुल के पास चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में राहुल स्वस्थ होकर घर चला आता है। उन दिनों सुहास खेत में बहुत देर तक काम करने लगता है। तभी राहुल अपनी माँ से, माँ, पिताजी इतने समय खेत में काम क्यों करते हैं? पहले तो इतने समय नहीं काम किया करते थे। बेटा, तुम्हारे ऑपरेशन को ज्यादा पैसे लगे हैं ना, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ज्यादा काम कर रहे हैं। ये सब सुन राहुल उदास हो जाता है। उसी दिन राहुल के घर शरद सिंह आते हैं। उन्हें देख राहुल, आपको कौन चाहिए? सुहास कहाँ पर है? मुझे उससे काम था। पिताजी घर पर नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उनको बता दूंगा।
पिताजी घर पर आए तो उन्हें बताना शरद सिंह ने जल्दी पैसे लौटाने के लिए बोला है। कैसे पैसे लौटाने हैं? तुम्हारे ऑपरेशन के समय तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिए थे, वही पैसे याद दिलाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पिताजी आए तो उन्हें बता देना, मैं चलता हूँ। जी। अब राहुल सोच में डूब जाता है और सोचते सोचते अपने घर में चला जाता है। घर में जाते ही वो सारी बातें अपनी माँ को बता देता है और अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। पढ़ाई होने के बाद राहुल दोस्तों के साथ खेलने ना जाकर खेत में अपने पिताजी के पास जाने के लिए निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई देते हैं। राहुल साधु से, प्रणाम साधु बाबा। बेटे, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? ठीक है साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। खेत पास में ही था, इसीलिए राहुल भागते हुए अपने खेत में गया और वहां से कुछ काजू के फल तोड़कर साधु बाबा के लिए लेकर आया। राहुल साधु बाबा से, बाबा ये हमारे खेत के काजू के फल है, आप खाकर देखिए। साधु बाबा वो फल खाकर तृप्त हो जाते हैं और राहुल से, बेटे, तुमने मेरी भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई काजू का बीज देता हूँ। इसे अच्छी जगह लगाना और इसकी अच्छे से देखभाल करना, ये तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देगा। तुम इसे जो चाहे वो मांग सकते हो। धन्यवाद साधु बाबा। ऐसा कहकर राहुल साधु बाबा के पैर पड़कर उनसे आशीर्वाद लेता है और वो जादुई काजू का बीज लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर राहुल उस बीज को अपने आंगन में लगा देता है। अगले दिन देखता है तो उस बीज की जगह आज एक छोटा पौधा उगा हुआ है। ये देख राहुल बहुत खुश हो जाता है और 5 ही दिन में वो बीज का बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है। उस काजू को पेड़ को देख सुहास शांता से, अरे शांता, ये काजू का पेड़ अचानक हमारे घर के सामने किसने लगाया है? और ये 3-4 दिनों में कितना बढ़ रहा है, देखा तुमने? हाँ, ये कोई साधारण पेड़ नहीं लगता, ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी, तभी राहुल वहां आ जाता है और राहुल अपनी माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई काजू का बीज दिया था। ये उसी बीज का जादुई पेड़ है, हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। ये हमारी सारी इच्छा पूरी कर देता है। क्या कह रहे हो राहुल तुम? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कभी होता है क्या बेटा? ये सब कहानियों में होता है। रुको माँ, मैं इस पेड़ से कुछ मांग कर देखता हूँ। ऐसा कहकर राहुल उस पेड़ से कहता है, हे जादुई पेड़, मुझे अभी 10,000 रुपए चाहिए। तभी पेड़ से एक दिव्य प्रकाश आकर 10,000 रुपए आ जाते हैं। उन रुपयों को देख सुहास और शांता चौंक जाते हैं और वो नोट असली है या नहीं ये देखने के लिए हाथ में लेते हैं। वो नोट असली होते हैं। ये सब देख सुहास और शांता बहुत खुश हो जाते हैं और उन पैसों को लेकर पेड़ को प्रणाम करते हैं। अब उस पेड़ से एक साथ 2 लाख रुपए मांगकर सुहास शरद सिंह का कर्जा चुका देता है और उससे अपने जमीन के कागजात वापस ले आता है। अब उस पेड़ की वजह से उनके घर में सुख समृद्धि आ गई थी। एक दिन सुहास उस पेड़ से, हे जादुई पेड़, तुम्हारी वजह से मैं आज कर्ज मुक्त हो पाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस जादुई पेड़ से आवाज आती है, सुहास, अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करो और उनकी सहायता करो। मैं जरूरतमंदों की सेवा करूंगा और उनके दुख में उनका साथ दूंगा। हम दोनों बाप बेटे मिलकर सभी गांव वालों की बहुत सेवा करेंगे। अब सुहास और राहुल उस गांव में गरीबों की मदद किया करते थे और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी किया करते थे। ये सब जादुई काजू की पेड़ की वजह से हुआ था। अब उनके गांव में खुशहाली छाई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों को सहायता करना चाहिए। सुंदरपुर नाम का गांव बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत पेड़ होने की वजह से उस गांव में सुख समृद्धि थी। उसी गांव में राम नाम का एक गरीब लड़का रहा करता था। उसके साथ उसकी माँ राधा रहा करती थी। राधा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन उसके घर गांव के सरपंच जी आए। सरपंच जी राधा से, अरे राधा बहन, कैसी हो? आइए ना सरपंच जी, बैठिए। जी, मैं राम से कुछ काम के सिलसिले में बात करने आया था। राम कहाँ है? अच्छा, आप बैठिए ना सरपंच जी, मैं अभी राम को बुला कर लाती हूँ। राधा राम को आवाज देती है, राम, ओ राम, सरपंच जी हमारे घर पर आए हैं, उन्हें कुछ काम है तुमसे।
जी माँ, अभी आया। ऐसा कहकर राम जल्दी जल्दी घर आ जाता है। तभी सरपंच जी घर पर बैठे देख राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके घर। अरे नहीं राम, मैं यहाँ से जा ही रहा था, इसलिए सोचा तुमसे बात करता चला जाऊँ। बोलिए ना सरपंच जी, मुझे क्या काम करना है? राम, तुम्हें पता है ना कि मेरे खेतों में कितने सारे आमों के पेड़ हैं, मगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ उन पेड़ों की देखभाल तुम करो और बाजार जाकर आम भी बेचो। ठीक है सरपंच जी, कल से मैं काम पर आ जाऊंगा। ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच जी राम के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी राम की माँ राम से, राम, सरपंच जी के यहाँ काम अच्छी तरह से करना, काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ माँ, मैं मन लगाकर काम करूंगा। ऐसा कहकर राम अपना काम करने चला जाता है और राधा भी अपना घर का काम करने चली जाती है। अगले दिन राम जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लेता है और खेत में जाने के लिए निकल जाता है। तभी राम उसकी माँ से, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ, मेरा टिफिन बन गया है। हाँ, बन गया है, ये लो तुम्हारा टिफिन। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है, काम अच्छी तरह से करके जल्दी आना। हाँ माँ। राम खेत में काम करने चला जाता है। राम खेत में जाकर देखता है तो वहाँ सरपंच जी होते हैं। राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा? राम, तुम्हें इन खेतों को अच्छी तरह से जोतना है और इन आम के पेड़ों के आम अच्छे दाम में बेचने हैं। ठीक है सरपंच जी। राम, अभी मैं चलता हूँ, मुझे गांव में कुछ काम है, वो काम करके आता हूँ। सरपंच जी, आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं यहाँ का संभाल लूंगा। ठीक है। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। अब राम खेत में पानी देने का काम, आम के पेड़ों की देखभाल करना, ये सब काम करने लगा। राम ने काम बहुत जल्दी जल्दी सीख लिया था। उसका काम करने का तरीका देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ जाकर सरपंच जी से, सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम, आओ, क्या बात है, सुबह सुबह आना किया? सरपंच जी, खेत में आम के पेड़ों को बहुत अच्छे आम लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ आम गांव में ना बेचकर हम उसे शहर में जाकर बेचे तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छा मुनाफा भी होगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है राम, मगर मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए अगर ये काम करना है तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। मुनाफे का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे लगे तो। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन से राम ने आम को निकालकर उन्हें जमा करने में बहुत मेहनत की और उन्हें शहर बेचने चला गया। उसके आम इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों को आम बहुत पसंद आए। एक आदमी राम से, अरे भाई, आम कैसे दिए? भैया, आम 100 रुपए किलो दिए हैं, आपको कितने किलो दूं? मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। राम ने उस आदमी को 5 किलो आम नाप कर दे दिए। उस आदमी ने हर रोज आम लेने राम से शुरू कर दिए। अब राम का आम बेचने का व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा। वो हर रोज बेचे जाने वाले आम के आधे पैसे सरपंच जी को दिया करता था। उसकी ईमानदारी देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन सरपंच जी राम से, राम, आम तो बहुत अच्छे दाम में बिक रहे हैं, मुझे तुम्हारी मेहनत पसंद आई। अगले साल के आम तुम ही बेचना, मगर पैसे मुझे एक साथ दे देना, ये किश्तों में देने की जरूरत नहीं है राम। ठीक है सरपंच जी। राम अब घर चला आता है। उसकी माँ को ये खुशखबरी उसे सुनानी थी। वो घर आकर, माँ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ है राम, जोर जोर से आवाजें दे रहे हो? माँ, सरपंच जी ने मुझे अगले साल भी उनके खेत के आम बेचने के लिए कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर सरपंच जी के खेत के आमों के साथ ही दूसरे किसानों के आम अगर मैं बेचने लेकर गया तो उनका भी मुनाफा हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है राम। राम अब अगले साल सरपंच जी के खेत के आम के साथ गाँव वालों के आम भी खरीदकर उन्हें शहर के बाजार जाकर बेचा करता था। उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। अब राम ने खुद का अच्छा घर बना लिया था। उसने गांव से शहर जाने के लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी। उस गाड़ी से उसे बड़ी सहायता मिला करती थी। अब राम गांव में एक बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया था। उसको सभी लोग आदर से बुलाया करते थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ उनका मुनाफा देने के लिए चला जाता है। तभी राम सरपंच जी से, सरपंच जी, आपके खेतों के आम लोगों को बहुत पसंद है। मैं सोच रहा हूँ अगर हमने ऐसे ही आम के और पेड़ आपके खेतों में लगा दिए तो हमें एक जैसे बहुत सारे आम मिल जाएंगे और हमारा मुनाफा और बढ़ जाएगा।
राम, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ जो भी करना ईमानदारी से करना, समझे? हाँ सरपंच जी। ऐसा कहकर राम वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक गरीब मजदूर शिवा दिखता है। राम उसके पास जाकर उससे पूछता है कि शिवा, क्या हुआ है तुम्हें? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसमें ये गरीबी। मेरे पास मेरे जमीन के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे जमीन बेचनी है जिससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाए और मैं घर का गुजारा कर सकूं। राम अब उसकी बातों पर सोचने लगा। तब राम शिवा से शिवा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहूंगा और तुम मेरे साथ हर रोज काम कर सकते हो। मेरे साथ आम बेचने चल सकते हो। तुम्हें अच्छा काम भी मिल जाएगा और तुम बेरोजगार भी नहीं रहोगे। ठीक है भैया, तुमने मेरी समस्या ही दूर कर दी। अब मैं आपके साथ काम करूंगा। ठीक है, मैं कल आकर तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर राम अपने घर चला जाता है। राम की माँ उसकी राह देख रही थी। तभी राम घर आकर अपनी माँ से माँ, मैंने शिवा की 2 एकड़ जमीन खरीद ली है और उसे मैंने मेरे साथ काम करने के लिए कहा है। बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम आगे बहुत तरक्की करो राम। राम माँ के पैर छूके आशीर्वाद लेता है और अगले दिन राम शिवा की जमीन खरीद लेता है और शिवा को उसके यहाँ काम पर रख लेता है। अब राम ने उसके खेत में बड़ा सा गोडाउन बनाकर उसमें अपना आम बेचने का माल रखा और बाकी के खेत में आम के पेड़ लगा दिए। राम उनकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। कुछ दिनों बाद राम आम का धंधा करते करते बहुत बड़ा आम का व्यापारी बन गया। वो किसानों से आम खरीदकर उन्हें बेचा करता था। इससे किसानों का और राम का भी मुनाफा हुआ करता था। राम की कड़ी मेहनत अब रंग लाई थी। राम अब करोड़पतियों में गिना जा रहा था। उसके गांव को उसके ऊपर गर्व था। उसकी मेहनत पर सरपंच भी बहुत खुश थे। राम की मेहनत की वजह से राम अब आम बेचकर करोड़पति बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वालों को सफलता हमेशा प्राप्त होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। दरपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो हमेशा काम में व्यस्त रहा करता था। उसके घर में उसकी बेटी सुमति रहा करती थी। सुमति जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। मोहन काम की वजह से अपनी बेटी पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने दूसरी शादी करने का निश्चय कर लिया। एक दिन मोहन ने सुजाता नाम की औरत से शादी कर ली। सुजाता दिखने में बड़ी खूबसूरत और बड़ी विनम्र स्वभाव की थी। मोहन सुजाता से शादी करके उसे घर लेकर आया। इधर उसकी बेटी सुमति बड़ी खुश हो गई थी कि उसके घर में उसके साथ नई माँ आ गई थी। उसी दिन मोहन सुजाता से सुजाता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल और इस घर के लिए की है। तुम्हें ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सुमति की अच्छी देखभाल करूंगी और इस घर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। सुजाता अब गर्भवती रहती है, फिर भी सुजाता का सुमति के प्रति बर्ताव अच्छा रहता है। अब कुछ दिनों बाद सुजाता एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। उसकी देखरेख में सुजाता का पूरा दिन निकल जाता है। अब सुजाता का स्वभाव भी बहुत बदल गया था। वो सुमति को उसके बच्चे के पास आने नहीं देती थी और सुमति से सारे काम करवाती थी। एक दिन सुजाता सुमति से, सुमति कहाँ मर गई? मेरे लिए जरा पानी लाओ। माँ, मैं बाहर आंगन में थोड़ा काम कर रही थी। बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे माँ, मैं अभी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजाता सुमति को पानी लाने भेज देती है। सुमति सुजाता के सारे काम किया करती थी और घर का भी सारा काम किया करती थी। फिर भी सुजाता उसे ढेर सारे काम बता दिया करती थी। दूसरे दिन सुजाता, अरे सुमति जरा जल्दी उठा करो, घर के सारे काम पड़े रहते हैं, फिर सब काम करने के लिए देर हो जाती है और छोटू छोटा होने के कारण मैं कोई काम नहीं कर सकती। समझी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ माँ, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम छोटू का ध्यान रखो, बाकी के सारे काम मैं कर लूंगी। सुजाता सुमति से रसोई का काम भी करवाया करती थी। उसे थोड़ा बहुत काम आता था, मगर पूरा ना आने की वजह से एक दिन सुमति सुजाता से,
माँ, मुझे रोटी बनानी नहीं आती। क्या आप रोटी बना दोगी? तुम कब सीखोगी? रोटी बनाकर देखोगी तभी तो आएगी ना। ऐसा कहकर सुजाता किचन से बाहर चली जाती है और टीवी देखने बैठ जाती है। घर के सारे काम सुमति किया करती थी। ये देख उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसकी नजर उसके पति मोहन की अलमारी पर गई। क्या होगा इस अलमारी में? इन्होंने कभी मुझे दिखाया नहीं, मैं अभी खोलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर सुजाता अलमारी खोलने चली जाती है। तभी सुमति उसे अलमारी खोलते हुए देख लेती है। तभी सुमति मन में, माँ क्या कर रही है अलमारी के पास? पिताजी ने माँ को मना किया है अलमारी खोलने के लिए। कुछ काम होगा शायद। ऐसा सोचकर सुमति अपना काम करने लगती है। तभी सुजाता अलमारी खोलकर उसमें देखने लगती है तो उसे उसमें एक बड़ा बक्सा दिखाई देता है। सुजाता उसे खोलकर देखती है तो उसे उसमें ढेर सारे जेवर दिखाई देते हैं। सुजाता मन में, इतने सारे जेवर है और अब तक इन्होंने मुझे ये जेवर नहीं दिए, ये सब मेरे जेवर है। ऐसा मन में सोच सुजाता उसमें से कुछ जेवर खुद को पहनने के लिए निकालती है। तभी थोड़ी ही देर में मोहन घर पर आ जाता है और उसे अलमारी में रखे जेवर सुजाता के बदन पर दिखाई देते हैं। तभी मोहन सुजाता से, सुजाता, ये गहने कहाँ से मिले तुमको? अजी ये अलमारी में रखे थे तो मैंने पहन लिए, ये सब मेरा ही तो है ना। अरे सुजाता, मैंने वो गहने सुमति के लिए रखे थे, तुम्हें मैं दूसरे बनवा दूंगा, ठीक है? अब के लिए तुम इसे निकाल के रख दो। सुजाता को ये सब बातें सुन बहुत दुख होता है और वो गुस्से से गहने निकालकर मोहन के हाथों में दे देती है और गुस्से से कमरे में चली जाती है। ये सब देख मोहन बड़ी चिंता में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब मुझे सुजाता के लिए पहले गहने बनाने पड़ेंगे, नहीं तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। ऐसा सोचकर मोहन घर से बाहर सोनार की दुकान पर कुछ गहने बनवाने के लिए चला जाता है और सुजाता के लिए वैसे ही गहने बनवाता है। और थोड़ी देर में घर आकर मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही गहने बनवाने के लिए कहा है। मुझे नहीं चाहिए नए गहने, आप मत बनवाइए मेरे लिए नए गहने। मैं हूँ कौन इस घर की? ऐसा मत कहो सुजाता, तुम इस घर की लक्ष्मी हो और मेरी पत्नी भी, तो इस अधिकार से ये सब तुम्हारा ही तो हुआ। फिर मुझे वही पुराने गहने चाहिए जो आपके पहले पत्नी के हैं। अब मोहन उसकी बातें सुन चुप हो गया। उसने मन ही मन वो सारे गहने सुजाता को देने का तय कर लिया। अच्छा ठीक है, तुम्हें वो गहने चाहिए ना, तुम रख लो, नए गहने में सुमति के लिए रखवा दूंगा। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से काम करने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सुजाता अब आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी और सुमति घर के सारे काम किया करती थी। अब सुमति बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की उम्र हो जाने के कारण मोहन ने उसकी शादी एक अच्छे घर में कर दी। अब सुमति अपने ससुराल चली गई थी। इधर कुछ दिनों में मोहन को बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ना पड़ा और उसी में ही उसकी मौत हो गई। अब सुजाता घर की मालकिन हो गई थी। वो नौकरों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। उसका बेटा अशोक भी अब बड़ा हो गया था। अब उसकी भी शादी सुजाता ने करवा दी थी। एक दिन अशोक सुजाता से, माँ, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुझे रुपए क्यों चाहिए अशोक? माँ, मुझे कुछ काम है इसलिए चाहिए। हर बार आपसे पूछकर रुपए लिया करूँ क्या? अरे नहीं मेरे बच्चे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये सब तेरा ही तो है, मगर मेरी कुछ बातें सुन लिया कर, तेरे भले के लिए तो कह रही हूँ। अरे माँ, मैं छोटा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ मैं, मुझे मेरा समझ में आता है, मुझे मत बताओ। ऐसा कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अशोक के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं किया करता था। अशोक ने कुछ दिनों बाद पिता के पैसों से दूसरे गांव में अपना मकान खरीद लिया और दूसरे गांव में रहने चला गया। अब सुजाता की हालत बहुत खराब थी। उसका बेटा अशोक उसे अकेला छोड़कर दूसरे गांव चला गया था और अब सुजाता बुढ़ापे के कारण थक गई थी। उसके पास कोई ना होने के कारण उसे अकेलापन खाया करता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मगर उसके पास कोई ना होने के कारण वो अकेली बिस्तर पर पड़ी आराम कर रही थी। तभी उसे सुमति की याद आ गई और वो मन ही मन सोचने लगती है, मैंने सुमति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। उसके दूसरे दिन सुमति को उसकी माँ की याद आती है तो वो उसे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। तभी सुमति देखती है कि सुजाता बाहर कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये देख सुमति सुजाता से,
अरे माँ, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम ऐसे लेटी हुई क्यों हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बेटी सुमति, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दो सुमति। माँ, मुझसे माफी मत मांगो। तुम सिर्फ ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सुमति सुजाता के लिए खाना बनाकर वहां से चली जाती है। अब सुजाता फिर से मन ही मन सोचने लगती है, जो जिंदगी भर मेरी आंखों को खटकी, आज वही आकर मेरी सेवा करके गई। और जिसको मैंने अपनाया वो मेरी चिंता तक नहीं करता। आज से मैं मेरी बेटी की चिंता करूंगी। ऐसा मन ही मन सोचकर सुजाता बहुत उदास हो जाती है और मन में ठान लेती है कि आगे की जिंदगी वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जिएगी। उसका लालच उसके दुख का कारण बन गया था। अब सुजाता कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। और हमेशा कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है।